इस वीडियो में हम जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी खाकी यूनिट 2 पढ़ेंगे। विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन यूनिट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इस यूनिट में 3 टॉपिक्स है: प्रिंट माध्यमों के लिए लेखन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन और विज्ञापन लेखन। सबसे पहले प्रिंट माध्यमों के लिए लेखन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले मीडिया की भूमिका जानेंगे। सार्थक लोकतंत्र के लिए मीडिया की भूमिका एक अनिवार्य शर्त है, यानी मीडिया एक लोकतंत्र में मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक समाज में मीडिया की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आधुनिक जो आजकल जो नया ज़माना है उसमें मीडिया की और भी अधिक भूमिका है। परिवर्तित युग बोध के साथ मीडिया को भी अपने स्वरूप को और अधिक समावेशी बनाना होता है। जैसे जैसे युग बदल रहा है, मीडिया को भी और अधिक अपने आप को विकसित करना पड़ता है। मीडिया एक सामाजिक बदलाव के रूप में भी हमारे समाज को हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। एक सकारात्मक मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता, प्रेरक की भूमिका में मीडिया का आधुनिक सामाजिक समरसता का पोषक भी है। समाज सेवक के रूप में मीडिया की आधुनिक छवि राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण दिखाई पड़ती है। आजकल मीडिया बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। हम तक खबरों को लाता है, हम तक वो सत्य उजागर करता है जो शायद हमें और किसी मीडिया से नहीं मिल सकते थे। मीडिया की भूमिका यथार्थ सूचना प्रदाता एजेंसी, सकारात्मक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है, प्रेरक की भूमिका निभाता है, प्रहरी की भूमिका निभाता है, सूचक भूमिका निभाता है, हम तक सूचना पहुंचाता है, सामाजिक समरसता का निर्माता एवं पोषक है, राष्ट्रभक्त के रूप में है, समाज सेवक के रूप में है। समाज सेवा, ये जो समाज को जागरूक बनाना एक समाज की सेवा ही तो है। मीडिया लेखन में सृजनात्मक लेखन को एक नई दिशा और आयाम दिया गया। पिछली यूनिट में हमने सृजनात्मक लेखन, जिसे हम रचनात्मक लेखन भी कहते हैं, के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है। मीडिया लेखन में सृजनात्मक लेखन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि आप जब मीडिया के लिए आप लिखते हो तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मीडिया लेखन के संदर्भ में बात करते हुए पत्रकार और कवि रघुवीर सहाय लिखते हैं, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। मीडिया लेखन को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। मीडिया के लिए लिखना एक बहुत रचनात्मक काम हो सकता है। मीडिया के लिए लेखन दो विभागों में बांटे जा सकते हैं: प्रिंट मीडिया के लेखन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लेखन। प्रिंट मीडिया के लेखन में समाचार और संपादकीय लेखन, फीचर लेखन, साक्षात्कार लेखन, यात्रा अनुभव लेखन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लेखन में रेडियो के लिए लेखन और टीवी के लिए लेखन। प्रिंट मीडिया के लेखन में हम 2 पढ़ेंगे: साक्षात्कार लेखन और यात्रा अनुभव लेखन। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लेखन में हम 2 पढ़ेंगे जो कि टीवी लेखन के अंदर आता है: संवाद लेखन और गीत। सबसे पहले प्रिंट मीडिया के लिए लेखन पढ़ते हैं। समाचार लेखन जो हमारे चारों तरफ घट रहा है, घटने जा रहा है या फिर भविष्य में एक घटना की उम्मीद है, वह सब कुछ समाचार है। यानी जो घट रहा है, जो घटने जा रहा है या जो घट चुका है, वो बातें हम तक आना, ये समाचार के द्वारा होते हैं। अंग्रेजी में समाचार को न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ का संबंध अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है नया। इस संदर्भ में, और न्यूज़ को आप ये भी कह सकते हो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी हर जगह की न्यूज़ आप तक आती है। इस संदर्भ में हर दिन की नई नई घटनाएं, जानकारियां तथा सूचनाएं भी समाचार हैं। जो भी नई नई घटनाएं होती है, जितनी भी जानकारी होती है, सब समाचार हैं। समाचारों के स्रोत न्यूज़ एजेंसी, ऑनलाइन न्यूज़, प्रेस रिलीज, विज्ञप्ति, जनसंपर्क, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, यात्रा अनुभव लेखन आदि और भी हो सकते हैं। यानी समाचार के ये सब स्रोत हैं। इनमें से हम कौन से पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे: साक्षात्कार और यात्रा अनुभव लेखन। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे भी होंगे। आज हम थोड़ा इंटरव्यू को एक साहित्य के रूप में जानते हैं। साक्षात्कारों को भी समाचारों का अच्छा स्रोत माना जाता है।
प्रश्नोत्तरी शैली मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब जैसे क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो प्रश्नोत्तरी शैली के कारण साक्षात्कार से दोनों पक्षों के तर्क और तथ्य सामने आते हैं। साक्षात्कारदाता यानी इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कारदाता के पक्ष विपक्ष गुण दोष सब उभर कर सामने आते हैं। साक्षात्कार लेने से पूर्व उसके उद्देश्यों और उसकी समस्याओं के विभिन्न पक्षों को समग्रता से पूर्व ही विश्लेषण कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि इंटरव्यू लेने से पहले जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यूअर है, वो समस्या को, उद्देश्य को अच्छे से उसका एनालिसिस कर ले कि क्या समस्या है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या वो जानना चाहता है, सब कुछ वो अच्छे से एनालाइज कर ले। साक्षात्कार के लेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जो इंटरव्यू लेखन है यानी साक्षात्कार लेखन है, उसमें हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला है व्यक्ति का निर्धारण, यानी कि हम सही व्यक्ति का निर्धारण करें। जिस विषय का चयन किया जा रहा है उसी से संबंधित व्यक्ति का निर्धारण किया जाए, यानी कि जो आप जिस विषय पे आप इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो जो व्यक्ति हो जिसको आप चुन रहे हो, जिसका इंटरव्यू आप लेने वाले हो, वो उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी धार्मिक विषय के ऊपर जानना चाहते हो और आपने किसी स्पोर्ट्समैन को बुला लिया, आप किसी धार्मिक गुरु को ही बुलाओगे ताकि आप उसके बारे में, वो क्योंकि धार्मिक गुरु धर्म के बारे में जितना अच्छे से बता सकता है वो एक स्पोर्ट्समैन नहीं बता सकता। दूसरा है पूर्व अनुमति एवं आवश्यक अध्ययन। ये बहुत ज़रूरी है, ये इंटरव्यू से पहले होना चाहिए, साक्षात्कार से पहले होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति का समय, दिन व स्थान, पूर्व अनुमति लेना महत्वपूर्ण है। साक्षात्कारदाता को भी संबंधित विषय एवं का ज्ञान होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, संबंध में प्राप्त की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो भी स्थान वगैरह है वो पहले से उसकी सारी अनुमति ले लेनी चाहिए, जो उसका समय है जिसका आप इंटरव्यू लेने वाले हो। साथ ही साथ जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए उस विषय के बारे में। ऐसा ना हो कि सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है, आपको सामने वाला उत्तर दे रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उससे कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तीसरा है प्रश्नावली का निर्माण। प्रश्नावली का निर्माण, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार का प्रमुख आधार प्रश्नावली है, क्योंकि साक्षात्कार में प्रश्न ही पूछे जाते हैं तो उसका प्रमुख आधार ही प्रश्नावली है। जितनी सफल, जितनी अच्छी आपकी प्रश्नावली होगी उतना अच्छा, उतना सफल आपका इंटरव्यू होगा, उसी पर निर्भर करता है। चौथा है भाषा शैली कि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सहज और सरल भाषा में प्रश्न पूछो, क्योंकि आप जितनी सहज और सरल भाषा में प्रश्न पूछोगे सामने वाला भी उतनी सहज और सरल भाषा में उत्तर देगा। और क्योंकि आपको आपके उस साक्षात्कार को बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोगों तक पहुंचेगा, तो उन लोगों को भी समझने में आसानी होगी। साक्षात्कार में प्रयुक्त होने वाली उपकरण सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं। ये भी देखना ज़रूरी है कि जो कैमरा है, जो माइक है, वो भी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। साक्षात्कार के पश्चात भी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग आदि की भी जांच कर लेनी चाहिए। साक्षात्कार के पश्चात भी आप अच्छे से जांच कर लो। साक्षात्कार के लिए लेखन। इन सभी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर एक सफल साक्षात्कार का लेखन किया जा सकता है। साक्षात्कार रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रचनात्मक लेखन, साक्षात्कार लिखने में आपकी जो रचनात्मक शक्ति है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जितने रचनात्मक होंगे उतने अच्छे प्रश्न बना पाएंगे। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जो प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही संभव है। साक्षात्कार लेखन में हर एक बिंदु पर व्यक्ति की रचनात्मकता साक्षात्कार की सार्थकता तय करती है। एक सफल साक्षात्कार लेखन विभिन्न रूपों में सभी पाठकों एवं दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साक्षात्कार लेखन के समय सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि साक्षात्कार सदैव निष्पक्ष, तार्किक एवं पारदर्शी होना चाहिए। निष्पक्ष हो, तार्किक हो, आप तर्क कर रहे हो, सामने वाला तर्क कर रहा है, और पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो एकदम। इसमें कुछ आपकी अपनी सोच लेके मत जाओ। आप क्वेश्चंस पूछो, सामने वाला आंसर देगा। जितना डिटेल्ड इंटरव्यू होगा उतना उस
टॉपिक को, जो आपने विषय लिया है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, कितने सारे समाचार है, वो इंटरव्यूज से ही पता चलते हैं। दूसरा हमारा था साक्षात्कार खत्म हुआ। दूसरा है यात्रा अनुभव का लेखन। दुनिया का हर एक स्थान, हर अंचल स्वयं में एक इतिहास है, एक संस्कृति को समेटे हुआ है। यात्राएं सीखने का एक बहुत ही रोचक माध्यम है। यानी आप यात्राओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बहुत रोचक माध्यम है। रोचक ही है, इंटरेस्टिंग है। यदि व्यक्ति सजगता से हर एक स्थान विशेष के इतिहास और संस्कृति को समझे तो उसके ज्ञानकोश में आशातीत वृद्धि हो सकती है। यानी अगर आप हर एक स्थान को, हर एक इतिहास को, संस्कृति को समझते हुए यात्रा करते हो तो आपका जो ज्ञान है वो उसमें वृद्धि होती है। उदाहरण, इसका एक उदाहरण है, लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। इस वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मैं योग नगरी ऋषिकेश गया। रेल की सुखद यात्रा के पश्चात जब सुबह ऋषिकेश पहुंचा तो मानो वहां का संपूर्ण वातावरण ही बहुत ही पवित्र एवं शांत था। देखो यहाँ पर इन्होंने उस जगह के बारे में बताया, क्योंकि जहाँ आप यात्रा कर रहे हो, जिस जगह पे आप जा रहे हो, उस जगह के बारे में तो बताओगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ का वातावरण ऐसा है, ये जगह ऐसी है। ऋषिकेश में गंगा अपनी संपूर्ण वेग सी बह रही थी। उन्होंने गंगा के बारे में बताया, वहाँ की जो चीज़, जहाँ वहाँ की जो सुंदरता है उसके बारे में बताया। शाम की गंगा आरती एक अलौकिक शांति प्रदान करती थी। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ जो होता था उससे उनको कैसी फीलिंग्स होती थी, अपनी फीलिंग्स भी बताई है। पहाड़ों के बीच बसा ऋषिकेश प्राकृतिक विविधताओं से बहुत ही परिपूर्ण है। वहीं पास से एक नीलकंठ मंदिर है, मंदिर के बारे में भी बताया, जिसमें शिव के त्रिनेत्र प्रसंग की कथा बहुत प्रचलित है। ऋषिकेश की इस यात्रा का अनुभव मेरे लिए बहुत ही सुखद, रोचक, मंगलकारी एवं ज्ञानवर्धक था। ये तो बहुत छोटा है, पेपर में जब आप लिखोगे तो आप डिटेल लिखोगे। मेनली होना ये चाहिए कि आपकी यात्रा का अनुभव ऐसा हो कि सामने वाले को लगा कि वो यात्रा करके आ गया। इतना डिटेल, इतना सुंदर हो, आप उस जगह के बारे में अच्छे से बताइए, आप अपनी फीलिंग्स बताइए, अंत में बताइए कि आपके लिए वो अनुभव था कैसा, आपने क्या सीखा उससे। ये यहाँ पर हमारा प्रिंट माध्यम के लिए लेखन खत्म हुआ। वैसे तो उसमें बहुत कुछ है, पर हमारे सिलेबस में 2 ही थे, साक्षात्कार और यात्रा अनुभव। दूसरा है दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लेखन। नव संस्कृति के निर्माण और नवे सामाजिक प्रतिमानों की रचना में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन के भाग, मीडिया है उसके इलेक्ट्रॉनिक में हमने लिखना है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न। इसके 2 भाग हैं, रेडियो के लिए और टेलीविज़न के लिए। रेडियो में शब्दों का ही महत्व होता है, क्योंकि रेडियो में शब्दों का इसलिए महत्व होता है क्योंकि वहाँ पे सब सुनते हैं, देखता तो कुछ नहीं, सुनते ही हैं, तो उसमें शब्दों का बहुत महत्व है। आप किस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में भी पहुँचाया जा सकता है जहाँ अखबार और टेलीविज़न नहीं पहुँच पाते। यानी कि रेडियो की पहुँच ऐसी जगहों पे भी हो सकती है जहाँ अखबार और टेलीविज़न भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए नहीं। समाचार साक्षर निरक्षर सभी के लिए होते हैं। सरल भाषा होनी चाहिए। रेडियो का समाचार संक्षिप्त रूप में पेश किया जाना चाहिए, बहुत ही ब्रीफली उसे पेश किया जाना चाहिए। तकनीकी और अपरिचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो कि दूसरे को नहीं पता, क्योंकि ये जन साधारण तक पहुंचाया जाता है रेडियो के द्वारा। दूसरा है, इस रेडियो में भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संवाद और गीत था जो कि टेलीविज़न के लिए आता है, इसलिए टेलीविज़न के लिए लेखन। टेलीविज़न में फिल्म आती है। फिल्म लेखन को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: कहानी, पटकथा, संवाद, गीत। हम संवाद और गीत पढ़ेंगे। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। फिल्म संवाद लेखन के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। 2 या 2 से अधिक पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। कहानी उपन्यास की अपेक्षा संवाद फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी जो कहानी है
उसके साथ साथ संवाद भी बहुत, फिल्म में जो डायलॉग हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का काम संवाद के माध्यम से ही किया जाता है। दृश्य में जो कुछ भी अप्रस्तुत है, संवाद उसकी जानकारी देता है। जो भी फ्रेम में, जो भी फिल्म के सीन में नहीं है, उसके बारे में भी हमें संवाद से ही जानकारी मिलती है। जो बातचीत हो रही है उससे ही जानकारी मिल रही है। मान लो दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करें जो अभी फिलहाल के लिए उस फ्रेम में नहीं है, तो वो डायलॉग से ही पता चलेगा। संवाद फिल्म के वातावरण निर्माण में सहायक होता है। फिल्म में जो वातावरण है उसका भी निर्माण करता है। कथानक के द्वंद्व को आगे बढ़ाने का काम भी संवाद के माध्यम से ही किया जाता है। संवाद के माध्यम से पात्रों का चरित्र चित्रण भी होता है। यानी संवाद से ही पता चलता है कि ये पात्र का चरित्र क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हर पात्र अपने आप में विशिष्ट होता है। पात्रों के अध्ययन के बिना संवाद लेखन संभव नहीं है। यानी कि पात्रों का, पहले बार पात्रों का पता होना चाहिए कि पात्र कौन है, क्या है, उसी के हिसाब से संवाद लेखन संभव है। कोई भी पात्र अपने स्वभाव के प्रतिकूल यानी अपोजिट संवाद नहीं बोल सकता। जैसे कि विलन है तो वो विलन की भाषा बोलेगा, ऐसा नहीं है कि विलन पंडितों की भाषा बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अपने ही पात्र के अकॉर्डिंग वो बात करेगा। संवाद लेखन के लिए पात्र की उम्र, पृष्ठभूमि, व्यवसाय, अभिरुचियाँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि, भावना, भंगिम, पहनावा आदि का ज्ञान होना चाहिए। पात्र का, उस एक्टर का नहीं, यानी उस कलाकार का नहीं, पात्र का। जो भी वो पात्र है, मान लो किसी का भी पात्र, किसी राजा का पात्र है, तो ये सब उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे संवाद फिल्म की कहानी के साथ तादाद में बिठा सके। यानी कि डायलॉग फिल्म की कहानी के अकॉर्डिंग ही हो। ग्रामीण, शहरी, शिक्षित, अशिक्षित, वृद्ध, युवा, नायक, खलनायक, सबकी भाषा अपने विशिष्टता लिए हुए होगी। यानी कि चाहे कैसा भी हो, कोई गरीब पात्र हो या कोई अमीर पात्र हो, कोई ग्रामीण पात्र हो, कोई खलनायक हो, कोई नायक हो, सब में जो अपनी, जो उनकी भाषा होगी वो उसमें होगी। जैसे कि अगर कोई बिहारी मूवी है तो उसमें कोई भी एक्टर बिहारी भाषा में ही बोलेगा, वो अपनी भाषा लेके चलेगा। पात्र की जो बोली होगी वो उसके पात्र के हिसाब से होगी। उदाहरण के तौर पर गरीब फटेहाल व्यक्ति फराटेदार अंग्रेजी बोले तो दर्शक पचा नहीं पाएंगे। अभिप्राय यह है कि संवाद पात्र के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गरीब फटेहाल है, वो फराटेदार इंग्लिश बोले तो ये थोड़ा पचेगा नहीं दर्शकों को। फिल्म में संवाद और पटकथा एक व्यक्ति भी लिख सकता है। एक से अधिक व्यक्ति भी पटकथा और संवाद अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भी लिखा जा सकता है तथा पटकथा और संवाद दोनों के लिए अलग अलग जोड़ियां भी बन सकती हैं। सलीम, जावेद, राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी कुछ सफल पटकथा संवाद लेखक जोड़ियों के उदाहरण हैं। संवाद में उदाहरण इतने ज़रूरी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। संवाद में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। संवाद दृश्य और पात्र के साथ सटीक बैठना चाहिए। दृश्य और पात्र के साथ सटीक बैठना चाहिए। ऐसे संवाद से बचना चाहिए जो बोरियत पैदा करे। यानी कि संवाद इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इन शॉर्ट, फिल्म में अगर कोई संवाद चल रहा है वो एकदम इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिल्म ही इंटरेस्टिंग नहीं होगी। अच्छे संवाद लेखन के लिए विविध और व्यापक जीवक अनुभव होना चाहिए। बदलते हुए समाज की नब्ज पकड़ने की क्षमता संवाद लेखन में होनी चाहिए। ये संवाद लेखन का एक उदाहरण है जिसमें दृश्य, समय, स्थान, पात्र, विवरण, विशेष सामग्री और विवरण बताया गया है। विवरण में हम ये बताएंगे कि वो स्थिति क्या है जिसके लिए संवाद लिखा जा रहा है। फिर संवाद के बारे में बताएंगे क्या चल रहा है। फिर संवाद शुरू करेंगे, जो बोल रहा है उसका नाम, फिर उसके आगे वो क्या बोल रहा है, फिर जैसे मुन्नी बोल रही थी तो उसका क्या बोल रहा है, हल्कू बोल रहा था तो वो क्या बोल रहा है, और साथ साथ में उनकी जो उस वक्त भावनाएं हो रही है। थोड़ा घबराकर वह अपना उधार मांगने आया। उदासीनता से पैसे है कहाँ, मतलब वो भाव भी होना चाहिए उस डायलॉग के साथ जिसके में भाव में वो उस डायलॉग को बोल रहे हैं। ऐसे ही संवाद आप लिख सकते हो। दूसरा है, अब है गीत लेखन। संवाद लेखन हो गया, टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं हम ये। दूसरा है गीत लेखन, सॉन्ग राइटिंग। गीत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है, जिस प्रकार रस साहित्य की आत्मा है उसी प्रकार गीत संगीत भी सिनेमा की आत्मा है। गीत संगीत का संबंध हृदय प्रदेश से है। यह श्रोताओं और दर्शकों के हृदय में को सीधा प्रभावित करता है।
जो गीत होते हैं, जो संगीत होते हैं, वो श्रोताओं यानी सुनने वाले के और दर्शकों जो देखने वाला है उसके सीधे हृदय में प्रवेश करते हैं, दिल में प्रवेश करते हैं। गीत सापेक्ष भी होते हैं और स्वतंत्र भी। फिल्म की कहानी व पात्रों के भाव जगत से जुड़े गीत सापेक्ष होते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे गीत भी होते हैं जो दर्शकों और श्रोताओं के मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। ऐसे गीतों का फिल्म में होता है। गीत गायक और गीतकार का प्रचलन भारतीय फिल्म उद्योगों के आरंभ से ही रहा है। यानी गीत गायक, गीतकार, ये सब जब से फिल्म शुरू हुई है तब से इन सब का प्रचलन रहा है। भारतीय परिदृश्य में गीतों के बिना फिल्म की परिकल्पना पूरी नहीं होती। यानी किसी को शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें गीत ना हो। अपनी सफलता और पहचान के कारण गीत भारतीय फिल्म जगत के अनिवार्य अंग बन गए हैं। बिना गीत के फिल्म बनाने का साहस कोई निर्देशक नहीं कर पाता। कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर बिना गीत के फिल्म नहीं बना सकता। शायद ही कोई ऐसी हिंदी फिल्म हो जिसमें गीत ना हो। आजकल तो प्रचलन यह है कि गीत पहले तैयार कर लिए जाते हैं। टीवी, इंटरनेट पर गीत बिकते रहते हैं, फिल्म बनती रहती है। होते हैं बहुत सारी फिल्म्स होती है जिनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो पहले ही पब्लिश हो जाते हैं। भारतीय गीतों की पहचान केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। राज कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान, इरफान खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे भारतीय कलाकार विदेशों में भी खूब लोकप्रिय हैं। भारतीय सिनेमा के आरंभिक दौर में गीतों की रचना अर्थपूर्ण शब्द विन्यास को ध्यान में रखकर की जाती है, जिससे ये गीत हमेशा प्रचलन में रहते थे। आजकल के गीतों में शब्द और अर्थ गौण रह गए हैं तथा संगीत और दृश्य केंद्र में आ गए हैं। यानी कि जो आजकल के जो गीत है उसमें जो गीत है वो तो जो शब्द और अर्थ है वो गौण रह गए, मतलब उनका कोई इतना मूल्य नहीं है। पर संगीत और दृश्य केंद्र में आ गए। यानी पूरा जो सॉन्ग है उसका जो केंद्र है वो दृश्य बन गया है। उसकी जो ट्यूनिंग है, उसका जो संगीत है वो उसकी केंद्र बन गया है। अभी भी कुछ गीत ऐसे बन जाते हैं जिसमें शब्द व संगीत का सुंदर समन्वय होता है। यानी गीत और शब्द दोनों का एक सुंदर बैलेंस होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ हमारा दृश्य ही केंद्र में है। पर आजकल बहुत सारे गीत ऐसे बन रहे हैं। एक अच्छे गीतकार को गीतों में शब्द और अर्थ का संतुलन रखते हुए गीत संगीत का सामंजस्य बिठाना चाहिए, जिससे यह व्यावसायिक भूमिका के साथ साथ यह सामाजिक भूमिका के निर्वाह में भी सक्षम हो। यानी सिर्फ व्यावसायिक ना हो, सामाजिक भूमिका भी ये निभा पाए, ताकि अर्थ का भी कुछ, शब्दों का, अर्थों का भी एक संतुलन रखते हुए गीत बनाना चाहिए। आजकल सब मोस्टली बिजनेस के लिए होता है। ये एंटरटेनमेंट इज बिजनेस। आजकल पहले से सफल गीतों को नए रूप में डालकर बेचने का भी प्रचलन है, जिसे ऐसे गीतों को रिमिक्स शब्द प्रचलित कहते हैं। यानी पहले से जो गीत है उसी में कुछ चेंजेस कर दिए, बीट्स चेंज कर दी, ट्यूनिंग चेंज कर दी, इसको रिमिक्स कहते हैं। और ये भी बहुत प्रचलन में। रिमिक्स गीतों में गाने के बोल नेपथ्य में और संगीत केंद्र में रहते हैं। यानी जो बोल है वो तो साइड है, पर जो संगीत है वो केंद्र में रहता है रिमिक्स में। उपभोक्तावाद, बाजारवाद, भाग दौड़ भरी जिंदगी, समाज के आज खुलेपन से गीतों के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। पहले के गीतों और आज के गीतों में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है, सब उपभोक्तावाद, बाजारवाद की वजह से। अब लास्ट टॉपिक है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। हमने बहुत सारे विज्ञापन देखे हैं, टीवियों में देखे हैं, अपने रस्तों में लगे हुए देखे हैं विज्ञापन। विज्ञापन की परिभाषा क्या है? विज्ञापन का अर्थ क्या है? विज्ञापन शब्द वी प्लस ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विशेष सार्वजनिक सूचना को विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तुओं को बेचने का। अपनी ओर आकर्षित करो और वस्तुओं को बेचो। ये विज्ञापन एक माध्यम बनता है इस चीज़ के लिए। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रिया मतलब बेचना,
कला एक नियंत्रण जनसंचार माध्यम है, नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। ये बेचने की जो कला है इसके लिए एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। विज्ञापन के प्रकार, ऐसे तो विज्ञापन के कई प्रकार होते हैं, परंतु मोटे मोटे तौर पर हम 6 विज्ञापनों को यहाँ विस्तार पूर्वक जानेंगे। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन क्या होता है? ये विज्ञापन स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पे आकर्षक छूट नामी योजनाओं का जिक्र होता है। इसमें स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पादक का विवरण होता है। जो स्थानीय जो उत्पाद है, जो लोगों में ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, उसका विवरण होता है, या आम आदमी की ज़रूरतों की चीज़ों का विवरण होता है। स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा ये इसका विज्ञापित किया जाता है। ये इसके माध्यम है विज्ञापन के। राष्ट्रीय विज्ञापन, किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञापन कई भाषाओं में होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल पे। वर्गीकृत विज्ञापन, ये विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान, स्पेसिफिक पेज एंड स्पेसिफिक स्पेस पर एक निश्चित शीर्षक, स्पेसिफिक टॉपिक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। किराए के लिए खाली, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक और खोया पाया आदि ऐसे कुछ शीर्षक है। जैसे कि जो लॉस्ट एंड फाइंड होता है वो वर्गीकृत विज्ञापन के अंदर आता है। फिर है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए होता है ये विज्ञापन। कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रिया, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ों की परचेजिंग में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता, वरन औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों का व निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। सामान्य व्यक्ति से इस विज्ञापन का लेना देना नहीं है। जो औद्योगिक क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है उससे लेना देना है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो ये औद्योगिक व्यक्ति के लिए ही है। फिर है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। ये लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या, और भी कई समस्याएं हैं, भ्रूण हत्या, इन सब के लिए जागरूक करने के लिए ये विज्ञापन होते हैं। फिर है सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। सामुदायिक विकास सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न करता है। ये मोस्टली भलाई के लिए होता है, लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए होता है ये सूचनाप्रद विज्ञापन। ये एक विज्ञापन का उदाहरण है। ये बहुत बेसिक सा उदाहरण है। आप अपनी पूरी रचनात्मकता के साथ एक विज्ञापन बनाइए। वो जो 6 कैटेगरी है उससे रिलेटेड कोई भी विज्ञापन हो सकता है, उनमें से किसी भी से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल सकता है। विज्ञापनों की बात, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए विज्ञापन को बनाइए। विज्ञापन अगर महत्व पूछ लिया तो क्या होगा विज्ञापन का महत्व? विज्ञापन सबसे पहली बात ग्राहक बढ़ाने के लिए किया जाता है, लोगों को बताने के लिए कि भाई ये नई चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ये छूट मिली हुई है, ग्राहक बढ़ाने के लिए। दूसरा सूचना, हमने बोला सूचनाप्रद विज्ञापन, दूसरों तक सूचना पहुंचाने के लिए ये विज्ञापन एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम कहते हैं कि इसको बहुत सारी अच्छी चीज़ों की भी विज्ञापन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का भी विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन के ऐसे महत्व होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए यूनिट 1 यूनिट 2 से। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यूनिट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।